दोस्तों, आप सभी को राम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं का एक अध्याय है क्रमचय और संचय, उसमें बात करेंगे और इस बेहतर प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे बताएं जिससे आपको समझ आए। हमसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको कि जो क्लास चल रही है इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक बात समझ आएगी। चलते हैं अपने अध्याय पर। और अध्याय क्या है कि क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जो क्रमचय है और संचय है इसको पहले नहीं पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक होती है कुछ। तो पहला टॉपिक होता है कि गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसके बाद होता है क्रमगुणित संकेतन, नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन यानी क्रमगुणित संकेतन, उसके बाद होता है क्रमचय। और क्रमचय में भी होता है जब वस्तुएं भिन्न प्रकार की हैं तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी, और जब वस्तुएं भिन्न प्रकार की नहीं है तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी। उसके बाद एनपीआर सूत्र की उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद हम संक्षेप देखेंगे और उसके बाद हम अध्याय का फिनिश कर देंगे यानी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है गणना का आधारभूत सिद्धांत। क्या है गणना का आधारभूत सिद्धांत? अब गणना के आधारभूत सिद्धांत को पढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक नॉलेज दे देते हैं आपको कि क्रमचय और संचय क्या होता है। जैसे आपके पास दो मैथ की किताब होता है, मान रहा है दो मैथ का किताब है, 3 फिजिक्स का किताब है और एक मान लीजिए केमिस्ट्री की किताब है। तो पहले आप क्या करेंगे सोचिए खुद। अब तो मैं करूँगा, देखिए अगर मैं करूँगा या कोई भी करेगा पहले तो उसको क्या करेगा, जो 3 फिजिक्स की किताब है, 2 मैथ का किताब है और एक जो केमिस्ट्री का किताब है उसको पहले इकट्ठा करेंगे, यानी इकट्ठा करेंगे, यानी इकट्ठा करने के बाद ही ना उसको व्यवस्थित करेंगे। वही बात है, क्रमचय में 2 प्रक्रिया होती है। पहले वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है और जब इकट्ठा हो जाता है तब उसको व्यवस्थित किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। बात को समझिए। और संचय में केवल वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है जबकि व्यवस्थित नहीं किया जाता है। और क्रमचय में वस्तुओं को इकट्ठा के साथ साथ व्यवस्थित भी करना पड़ता है, तभी क्रमचय होता है। तो चलिए अब गणना का आधारभूत सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। गणना का आधारभूत सिद्धांत होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत है, इस लेक्चर में यही बस पढ़ेंगे। देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसी पर पूरा क्लास चलेगा। अब जो गणना का आधारभूत सिद्धांत होता है ये 2 प्रकार से होता है। ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है गुणन का नियम और दूसरा होता है योग का नियम। अब गुणन का नियम और योग का नियम किसे कहते हैं तो सुनिए, गुणन का नियम किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई यम घटना है वो भिन्न प्रकार से घटित हो रही है, मतलब देखिए कोई यम घटना होगी वो भिन्न प्रकार से घटित हो रही है, तब उसके बाद यन घटना विभिन्न प्रकार से घटित होती है तो क्रमचयों की संख्या हमारी होती है यम गुणा यन। अभी हम लिखवाएंगे, जरा इसको बता दे रहे हैं। और योग का नियम जो होता है, जब यन घटना भिन्न प्रकार से घटित होती है और यन घटना भिन्न प्रकार से घटित होती है, देखिए एक बाद में नहीं हो रहा है, साथ साथ ही हो रही है। घटना दोनों साथ साथ हो रही है, बाद में नहीं हो रही है। जहाँ बाद में हो जाएगा तो वहाँ आ जाएगा गुणन का नियम, और जहाँ साथ साथ चल रहा है वहाँ होता है योग का नियम। तो देखिए क्रमचयों की संख्या हो जाएगा, अगर योग नियम देखेंगे तो m प्लस n हो जाएगी क्रमचयों की संख्या, देखिए गुणन योग के नियम से। चलिए गणना का आधारभूत सिद्धांत यही होता है। अब उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, अब इसको देखिए लिख देते हैं। गणना का आधारभूत सिद्धांत 2 प्रकार से होता है। गणना का आधारभूत सिद्धांत दो प्रकार से होता है।
होता है। पहला होता है गुणन का नियम, गुणन नियम, और दूसरा होता है योग का नियम। चलिए पहले इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद हम इसको लिखवाएंगे। ठीक, अब एकदम आसान तरीकों से पढ़िए, घबराइए मत। कठिनाइयाँ तो आती रहती है, मगर हम मेहनत ना करें तो कठिनाइयाँ तो बेकार ही हो जाएगी ना। कठिनाइयाँ तो आती ही रहता है। मान लीजिए बुखार होता है, दवाई ना खाए तो बुखार कैसे निमन हो जाएगा? नहीं होगा। वही बात, अगर समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। देख लीजिएगा। अब देखिए, अब गुणन का नियम, योग का नियम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि दिल्ली से तुमको मुंबई जाना है और मुंबई अच्छी तरह से घूम के आना है। अब बीच में पड़ जाता है जयपुर। समझिए, दिल्ली से हमको मुंबई जाना है लेकिन बीच में पड़ जाता है जयपुर। कहता है कि दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं। क्या 3 रास्ते? देखिए, कोई दिल्ली है, देखिए अगर दिल्ली है, भारत की राजधानी है। हम लोग अक्सर वहां पे यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं छुट्टियों के दिनों में। तो देखिए, अब मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से हमें क्या करना है? मुंबई जाना है। दिल्ली से हमें मुंबई जाना है। ठीक, अब हम दिल्ली से मुंबई जाना, लेकिन बीच में पड़ जा रहा है जयपुर। अरे जयपुर भी तो घूमना ही है ना हमको, तो दिल्ली में पड़ जा रहा है जयपुर। दिल्ली से मुंबई जाना है, बीच पड़ जा रहा है जयपुर। अब देखिए, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते मान लीजिए रोड बोलते हैं, रोड बोलते हैं ना, देखिए रोड बोलते हैं ना। उसको पहला जो आर होता है ना, तो उसी को हम रोड को R1, R2, R3 मान रहे हैं। देख लीजिए, ये दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं, R1, R2, R3। और देखिए, जयपुर से मुंबई जाने के 4 रास्ते, जयपुर से मुंबई जाने के 4 रास्ते, R4, R5, R6, R7, इतने रास्ते हैं। अब कोई व्यक्ति है, कह रहा है कि तुम दिल्ली से मुंबई कितने तरीकों से तुम जा सकते हो, कितने मतलब रोड की सहायता से जा सकते हो, कितने तरीकों से तुम जा सकते हो। जैसे क्रमचयों की संख्या, वैसे वही है क्रमचयों की संख्या। हम देखिए वहां पर आएगा गुणन और योग का नियम, इसी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अब दिल्ली से जयपुर जाने के कितने रास्ते? 3, और जयपुर से मुंबई जाने के रास्ते 4। तो देखिए, कोई व्यक्ति होगा तो मुंबई जाने के लिए पहले यही करेगा ना, क्या करेगा? दिल्ली से R1 रास्ता चुनेगा, फिर जयपुर से चौथा रास्ता पकड़ के मुंबई जाएगा। या क्या करेगा? दिल्ली से R2 रास्ता पकड़ेगा और फिर जयपुर से मुंबई जाएगा। या दिल्ली से तीसरा रास्ता पकड़ेगा और फिर जयपुर से 7वें रास्ते से मुंबई चला जाएगा। ये हो सकता है ना। या R1 से R5 रास्ता सुन सकता है। R1 से जयपुर जाता है, देखिए R1 से जयपुर जाएगा और R5 पकड़ के मुंबई चला जाएगा। या R1 से R6 रास्ता पकड़ता है और मुंबई चला जाएगा। और या R1, देखिए R1 से 4 तरीके, R2 से 4 तरीके और R3 से 4 तरीके, कुल कितने तरीके? 12 तरीके। देखिए कुल कितने तरीके? 12 तरीके। अब तो अब देखिए कैसे हो रहा है। देखिए, दिल्ली से पहले R1 रास्ता छुड़ा है और जयपुर गया, R1 यानी दिल्ली से जयपुर। फिर यहाँ फिर का मतलब गुणा होता है, फिर और का मतलब होता है गुणा। देखिए, फिर और का मतलब होता है गुणा, और या तथा का मतलब होता है जोड़। या तथा का मतलब होता है जोड़। देखिए, या और तथा मत लिखिए जाता है, या ही आता है, उसका मतलब होता है जोड़। देखिए, बोल रहा है ना कि दिल्ली से R1 रास्ता जाए पकड़ेगा और फिर बोले ना, फिर माने गुणा, फिर R1 से जयपुर जाएगा, फिर R4 रास्ता पकड़ के मुंबई चला जाएगा, यानी R1 फिर R4। या माने प्लस
अब दिल्ली से दूसरा पहले रास्ता पकड़ेगा, लेकिन अब जयपुर से 5वें रास्ते से मुंबई चला जाएगा। देखिए अब यहाँ मैंने प्लस पहले रास्ता तो दिल्ली से जयपुर जाएगा पहले रास्ते से, लेकिन अब जयपुर से 5वें रास्ते से मुंबई जाएगा। देखिए R5 या अब पहले रास्ते तो चुनेगा दिल्ली से, लेकिन अब 6वें रास्ते जाएगा R1 R6 या अब पहले से 7वें R1 R7 या अब दूसरा रास्ता पकड़ेगा दिल्ली से दिल्ली से जयपुर जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ेगा, लेकिन जयपुर से जाएगा तो R4 पकड़ लेगा, तो हो जाएगा R2 फिर R4, ऐसे करेगा R2 R5 प्लस या बोल रहे हैं यार। देखिए R2 से R6 या R2 से R7 या अब दिल्ली से जयपुर जाएगा तो तीसरा रास्ता पकड़ेगा R3 से R4 या R3 से R5 या R3 से R6 या R3 से R7। कुल कितने तरीके हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए अब ये जो व्यक्ति होगा, चाहे हम चाहे आप, वो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए इतने तरीकों का पालन करेगा। देखिए अब इसको अब क्रमचे में किस तरह लिखते हैं। देखिए क्रमचे में वही होता है, इसको आसान शब्द में लिखते हैं। लिखते हैं कि क्रमचियों की संख्या, तो क्रमचियों की संख्या मत लिखिए, यानी कुल दिल्ली से मुंबई जाने के कुल तरीके, यानी कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके कितने हैं। देखिए अब इसको अब तो इस तरह समझे 12 रास्ता देखिए, और जब कुल तरीके उसमें जाएंगे घटना का जो गुणन नियम है, तो देखिए दिल्ली से जयपुर जाने कितने रास्ते 3, फिर और जयपुर से मुंबई जाने कितने रास्ते 4, 5 नहीं बोलना है 4। दिल्ली से मुंबई जो है, दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते और जयपुर से मुंबई जाने के 4 रास्ते, तो देखिए हो जाएगा 4। तो कुल कितने तरीकों के जाएंगे 12 तरीके। और वही तो हम समझा रहे हैं कि देखिए R1 रास्ता पकड़ा है, R4 गया एक तरीका, R1 रास्ता पकड़ा है लेकिन R5 से गया है, फिर 2 तरीका, फिर R1 रास्ता पकड़ा है फिर R6 रास्ते से गया, तो 3 तरीके, और R1 रास्ता ही पकड़ा लेकिन अब की 7वें रास्ते को पकड़ लिया मुंबई जाने। इसी प्रकार एक या तो 12 तरीके हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने तरीके 12। और अगर गुणन नियम लगा दे रहे तो देखिए एक लाइन में उत्तर निकल जा रहा है। देखिए कुल तरीके कितने, दिल्ली से जयपुर जाने के रास्ते 3 और जयपुर से मुंबई जाने के रास्ते 4, कुल तरीके कितने 3 गुणे 4, 4 12 तरीकों से जा सकता है। तो ये होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। अब चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं और उसमें समझाने का प्रयास करके देखिए। अब जैसे कोई कह दे कि तुमको दिल्ली से मुंबई जाना है, अच्छी तरह से तुमको घूम के आना है, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने जिस रास्ते का प्रयोग कर चुके हैं उस रास्ते का प्रयोग दोबारा नहीं करना। मतलब अगर दिल्ली से R1 रास्ता पकड़े हैं और R4 से R1, दिल्ली से R1 रास्ता पकड़े और जयपुर आ गए, और जयपुर से R4 रास्ता पकड़े मुंबई आ गए, ठीक। तो अगर हम वैसे आएंगे, अगर मुंबई से फिर जयपुर जाएंगे तो R4 का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, R5 R6 R7 की रास्ता पकड़ेंगे। अब देखिए इरेज करते हैं इसको। तो देखिए इसको अच्छी तरह से, तरीका कंडीशन दिया है, शर्त 1, दिल्ली से मुंबई जाने, दिल्ली से मुंबई जाकर वापस दिल्ली आना है,
आना है, लेकिन जिस रास्ते से या जिस रास्ते का चुनाव, यानी जिस रास्ते से हम जा चुके हैं उस रास्ते का चुनाव, जिस रास्ते का, लेकिन जिस रास्ते का चुनाव कर चुके हैं उस रास्ते का दोबारा प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कहा कि दिल्ली से मुंबई जाकर वापस दिल्ली आना है, लेकिन जिस रास्ते का चुनाव कर चुके हैं उस रास्ते का दोबारा प्रयोग नहीं करना। तो देखिए, हमको दिल्ली से, देखिए दिल्ली से, यह दिल्ली था, इसको डी मान ले रहा है, दिल्ली। जयपुर है तो जे मान ले रहा है, और मुंबई है तो उसको यह मान रहा है। मान लीजिए, तो दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं, R1, R2, R3, और जयपुर से मुंबई जाने के 4 रास्ते, R4, R5, R6, R7। ठीक, अब कहा है कि दिल्ली से मुंबई जाकर घूम के, मान लीजिए दिल्ली में जाएंगे, घूम के अच्छी तरह से हम जू देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपनी फिर दिल्ली। अब दिल्ली से मुंबई जाकर वापस दिल्ली आना है, लेकिन जिस रास्ते का चुनाव कर चुके हैं उस रास्ते का दोबारा चुनाव नहीं करना है। तो मान लीजिए हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं पहले रास्ते से, और जयपुर से, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर गए पहले रास्ते से, और फिर जयपुर से मुंबई गए चौथे रास्ते से। ठीक, तो देखिए दिल्ली से जयपुर जाने के कितने रास्ते हैं? 3। यानी अब देखिए कुल तरीके बता रहे हैं, कुल तरीके यानी दिल्ली से मुंबई घूमकर वापस दिल्ली आने के कुल तरीके मतलब लिख लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा पीछे करके आगे करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए दिल्ली से जयपुर जाने कितने रास्ते हैं? 3। फिर मने गुड़ा। अब जयपुर से मुंबई जाने कितने रास्ते? 4। अब जयपुर से मुंबई जाने के रास्ते 4, तो 4। फिर अब आएगा कंडीशन, दिल्ली से मुंबई जाकर वापस दिल्ली आना है, लेकिन जिस रास्ते का चुनाव कर चुके हैं उस रास्ते का चुनाव दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुंबई से जयपुर जाएंगे, ठीक, तो पहले से R4 रास्ते का चुनाव कर चुके हैं, 4 रास्ता था उसमें से एक रास्ता का चुनाव कर चुके हैं। अब कितने रास्तों से मैं मुंबई से जयपुर आ सकता हूँ? 4 में से एक रास्ता निकल गया, यानी 3 रास्तों से आ सकता हूँ। देखिए तो 3। फिर अब देखिए जयपुर से दिल्ली जाने के मेरे पास तो 3 तरीके पहले थे, लेकिन मैं दिल्ली से जयपुर एक रास्ता पकड़ के चला आया था, लेकिन अब जब जयपुर से दिल्ली जाऊंगा तो 3 में से एक रास्ता अलग हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बचेगा कितना रास्ता? 2। तो अब देखिए आ गया कुल किन तरीकों से मैं दिल्ली से मुंबई जाकर वापस दिल्ली आ सकता हूँ, और रास्ता का भी चुनाव नहीं किया जिस रास्ते का मैंने चुनाव कर चुका था। देखिए 3 चौको 12, हाँ देखिए 3 चौको 12, बात हैं 36, और 36 गुना 72 तरीकों से मैं दिल्ली से मुंबई घूम घाम कर आराम से फिर वापस मैं दिल्ली आ सकता। यही होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसी उदाहरण में है सारी रहस्य छुपी हुई है। देखिए हम इसी में गुणन का नियम लगा रहे हैं, फिर आ रहा है तो गुणन का नियम लग रहा है, फिर मैंने गुणा, और योग का नियम देखिए यहाँ आ रहा है तो गुणन का नियम लगा रहा है ना, वही होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। चलिए इसको समझिए। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर मजा लगाते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, एकदम आसान समझो से समझिएगा, और कोई परेशानियां नहीं है उसको, और कठिनाइयां आती हैं तो उसको लड़ने का भी दम रखिए। चलिए इसको इरेज करते हैं।
अब एक हम उदाहरण लगाते हैं, देखिए क्रमचय और संचय पर। क्रमचय और संचय पर एक उदाहरण लगाते हैं। देखिए हम इसी किताब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, एकदम आसान किताब है। देखिए इसमें क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व नहीं हुआ है, आपसे देख लीजिए सॉल्व नहीं है, मैं पर्सनली लगा रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है कि एक झंडे को 3 ब्लॉक, क्वेश्चन आपको हम दे देंगे वहीं पर। एक झंडे को 3 ब्लॉक के रूप में नए आकार से बनाया जाता है, प्रत्येक को भिन्न भिन्न रंगों से रंगा जाता है। यदि चुनाव हेतु कुल 6 भिन्न रंग उपलब्ध हों तो ऐसी कितनी डिजाइनें संभव है। यानी प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। देखिए एक झंडे को 3 ब्लॉक, एक झंडे को 3 ब्लॉक के रूप में नए आकार से बनाया जाता है, ठीक। अब देखिए एक झंडा है, उसमें 3 ब्लॉक। देखिए झंडा जानते हैं ना भाई, झंडा भारत की झंडा, हर देश की अपनी अपनी झंडा होती है, भारत में भी एक झंडा है, उसमें 3 रंग होती है। ऊपर हमारा क्या होता है, केसरिया रंग होता है, बीच में केसरी, बीच में व्हाइट रहता है और नीचे हरिया यानी हरा रंग होता है, ठीक। तो दिया है 3 ब्लॉक, अच्छे से बना लेते हैं इसको, झंडा को 3 ब्लॉक है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। देखिए 3 ब्लॉक है जिसको रंगने के लिए 6 रंग उपलब्ध है। समझिए 3 ब्लॉक है, मान लीजिए 3 कमरा है, आपको 6 रंग दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इन 6 रंगों में से प्रयोग करके इस तीनों रंगों को जो घर रंगिए, लेकिन जो रंग का प्रयोग पहले कर चुके हैं उस रंग का प्रयोग दोबारा मत कीजिएगा। तो हमको कंडीशन आ गया ना। तो देखिए अब कुल रंग कितने हैं, देखिए कुल रंग यानी रंगने के लिए कुल रंग, रंगने के लिए उपयुक्त कुल रंग है 6। मान लीजिए पहले ब्लॉक को मैं 6 रंगों में से किसी एक रंग को रंग ले सकता, तो पहले ब्लॉक को रंगने के 6 तरीके, यानी पहले जो ब्लॉक है उसको 6 रंगों में से किसी एक रंग से रंग सकता हूँ, ठीक। अब इसको जब रंगने जाऊंगा तो कहा इसमें देखिए कि यदि चुनाव है तो कुल 6 भिन्न रंग उपलब्ध हो तो ऐसी कितनी डिजाइनें संभव है। यानी जिस रंग का प्रयोग कर लिए हैं उस रंग का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसको 6 रंग है, ठीक। अब इसमें से जब इसको रंग लिए तो 6 रंगों में से एक रंग को मैंने रंग लिया। अब कितने रंग बचे, 5 रंग बचे, 5 रंग। तो दूसरे ब्लॉक को रंगने के लिए 5 तरीके, यानी 5 रंगों में से किसी एक रंग से मैं रंग सकता हूँ। अब जो तीसरा ब्लॉक बचेगा उसको रंगने के 4 तरीके, 4 रंग से मैं 4 रंग बचेगा, उनमें से किसी एक रंग को मैं तीसरे ब्लॉक को रंग सकता हूँ, 4। देखिए अतः ब्लॉक रंगने के कुल तरीके बराबर हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4। देखिए 6 में से पहले ब्लॉक को, फिर दूसरे ब्लॉक को, फिर आ रहा, फिर मैंने गुणा, पहले ब्लॉक को रंगा तो 6 रंगों से, फिर दूसरे ब्लॉक को रंगा तो 5 रंगों से, फिर तीसरे ब्लॉक को जब रंगा तो 4 तरीकों। देखिए ब्लॉक 1, इसको लिख रहना कहेंगे, क्या लिखे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक फर्स्ट, ये ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, यानी ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक मामा करके लिख दिए, ठीक। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 6 × 5 = 30,
पूरे 4 यानी 4 क्या ही 12 यानी 120 तरीकों से मैं इस ब्लॉक को 6 रंगों की सहायता से रंग सकता हूँ। यही इसका अभिष्ट आंसर होगा। सारी हाँ, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको इरेज करते हैं। कहाँ गया यार? अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, पीडीएफ बनाकर आपको शेयर कर देंगे। देखिए दिया है कि 3 पत्र और 3 लिफाफे उपलब्ध है। ठीक, 3 पत्र और 3 लिफाफे उपलब्ध हैं। वे विधियां ज्ञात कीजिए जिसमें पत्र लिफाफे में रखे जा सके। इस प्रकार की प्रत्येक लिफाफे में एक पत्र हो। अब मान लीजिए आपके पास 3 लिफाफे हैं और 3 पत्र हैं। अब पूछा जाए और शर्त दे दिया जाए कि तुम इस प्रकार के लिफाफे में पत्र को रखना, कि ऐसा रखना कि प्रत्येक लिफाफे में या तो एक पत्र अवश्य हो। तो आप कितने तरीकों से रख सकते हैं? तो मैं लिफाफा मान लेता हूँ। माना 3 लिफाफे, 3 लिफाफे L1 L2 L3 तथा 3 पत्र। मान लीजिए लिफाफा ही है ना, उसमें पत्र रखना, तो इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए 3 लिफाफे हैं। ठीक, तो मैं लिफाफा मान लेता हूँ। देखिए 3 लिफाफे कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए पहला लिफाफा, दूसरा लिफाफा, तीसरा लिफाफा। और आपको चिट्ठियां देखिए, फिलहाल इसको ऊपर लिख देते नहीं। और इसको पहला लिफाफा, दूसरा लिफाफा और तीसरा लिफाफा। कुल पत्र आपको मिला है 3। और कंडीशन दिया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक तो पत्र अवश्य हो। तो देखिए आप किस तरह रख सकते हैं। या तो पहले लिफाफे में आप 3 में से तीनों रख दे सकते हैं पहले लिफाफे में। ठीक, संभावना है। या आप दूसरे तरीके में, दूसरे जो लिफाफा है उसमें 2 लिफाफे रख सकते हैं। या जो आपका तीसरा लिफाफा है उसमें एक पत्र रख सकते हैं। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिफाफे में 3 पत्र रख देता हूँ, और जो दूसरा लिफाफा होगा मैं उसमें क्या कर देता हूँ, 2 लिफाफा रख देता हूँ। ठीक, या पहले लिफाफे जो तीसरा लिफाफा है उसमें मैं एक पत्र रख देता हूँ। ठीक, तो देखिए कितना होगा। लिफाफे में पत्र रखने के कुल तरीके बराबर हो जाएगा। पहले में 3, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 1, यानी 3 दूना 6, यानी 6 तरीकों से मैं इस 3 लिफाफे में 3 पत्र को रख सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है वो कठिन नहीं होता है, उसको जानते कौन बनाता है कठिन? वो आप जैसे, हम जैसे बच्चे या लोग ही मिलकर उसको कठिन बनाते हैं। अगर समझेंगे तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, समझना ही कठिन होता है। अगर समझ गए तो सब क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब जरा इसको देखिए। चलिए इरेज करते हैं, फटाफट हमको बताना है। सबको हम क्वेश्चन दे देंगे, ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो सॉल्व करेंगे, और आंसर भी उसके नीचे लिखे रहेंगे। ये नहीं है कि हम केवल उसको करेंगे। अब देखिए कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया कि
दिया है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? ठीक। तो तीसरा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। उछाला से लेंगे, 3 आला लिखेगा, उछाला जाता है। अगर इस तरह से सिक्कों पर, तो हम आपको एकदम आसान एक ट्रिक बता दे रहे हैं, एक सूत्र बता दे रहे हैं। कितना भी हो, अगर एक सिक्का ले रखा है 50 रुपये उतारिए, 50 रुपये उछालेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? संभावित परिणाम। तो आप यही सूत्र पर रखेंगे, जितना भी हो आपको एकदम करेक्ट सुने। देखिए, तो हम बता देंगे परिणामों की संख्या, परिणामों की संभव संख्या। देखिए, आप इसी सूत्र पर लिखेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n, जहां n जानते हैं क्या है? जहां n उछाले गए सिक्कों की संख्या है। देखिए, एक सिक्का है लेकिन हम 3 बार उछाला है, यानी यहाँ n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 n की वैल्यू 3। तो अतः परिणामों की संख्या बराबर 2 की पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुना 4 गुनी 8 तरीके। यानी मैं एक सिक्के को अगर 3 बार उछालता हूं तो 8 परिणाम आएंगे। 8 परिणाम आ सकते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे। अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है सिक्के पर, तो यही सूत्र रखिए, आपका जो आंसर होगा एकदम सेम आएगा, एकदम सरल शब्दों में आएगा। इसको उतारिए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चौथा। पर्सनालिटी लिख गया यार, पर्सनालिटी लिखा जाए। हाँ, पर्सनालिटी लिखना जरूरी है। पर्सनावली 7.1 का है। दूसरा तीसरा हो गया। चौथा सवाल है। चौथा सवाल यह है कि अंकों, हाँ तो चलिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन था जो हमारा पर्सनालिटी लिखा है। संख्या हमको प्राप्त है कि संख्या दिया है संख्या 0 1 2 3 4 5, यानी कुल संख्या कितना हो गया? कुल संख्या बराबर 6। ठीक। और इन 6 संख्याओं को हमको 4 अंक, इन्हीं 6 संख्याओं से मिलकर हमको 4 अंक की संख्या बनानी है। यानी अब पहला कंडीशन है कि जब संख्याओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, तब 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी? संख्याएं देखिए, यहाँ 4 डिब्बा बनाते हैं। देखिए
अब देखिए जो संख्या दिया है 6 को, इसमें तो मैं पहले स्थान पे 0 नहीं रख सकता, क्योंकि छोटी ही संख्या बन रही है। हम चाह रहे हैं ना लगभग बड़ी से बड़ी संख्या बने। तो मैं क्या करता हूँ कि इन 6 में से मैं 5 ही संख्या रख सकता हूँ, उसमें 5 ही संख्या रख सकता हूँ। अब 5 संख्या में की तो मैं 5 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, या 3 रख सकता हूँ, ठीक। लेकिन मैं 0 नहीं रख सकता हूँ। तो इस 5 संख्या में से जो था, इसमें से 5 संख्या जो था, इसमें से मैंने एक संख्या तो रख दिया। अब ये कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई, 4 हो गई। अब मैं इसमें 0 रख सकता हूँ, ठीक। तो जो 4 संख्या बची है, 0 बचा ना, तो 5 संख्या हो गया ना, तो ये हो गई 5 संख्या। इसमें में मैं 5 संख्या को रख सकता हूँ। 5 संख्या में से किसी एक संख्या को रख सकता हूँ। अब इसमें मैं क्या सकता हूँ, एक अंक का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब मैं इसमें 4 तरीकों से, और अब मैं इसमें 3 तरीकों से, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5 × 5 × 3 × 3, यानी 5 × 5 = 25, और 3 तरीक यहाँ देखिए 4 है ना, 4 और 4 तिहाई 12, तो 25 दूना 50 सुनात में 5, और 25 से कम 25 और 25 5 30, यानी 300 तरीकों से मैं इस 6 अंकों को लेकर मैं 4 अंक की संख्या बना सकता हूँ। 600 लगभग संख्या बन सकती है। अब दूसरा, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जब अंकों की पुनरावृत्ति की पेपर में दिया भी है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी जब पुनरावृत्ति जब पुनरावृत्ति की अनुमति है, और पुनरावृत्ति की अनुमति कर सकते हैं, अनुमति है, और पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें? तब भाषा देखिए दिया कि 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। तो जब 4 अंकीय संख्याएं, यानी 4 अंकीय मान लिखिए, 4 अंकों की संख्याएं, यानी 4 बोला है ना कि ये 4 डिब्बों से मैंने कितनी अंकी, 4 अंकीय संख्याएं लिख सकती है। 4 अंकीय संख्या यानी 4 अंकीय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर 4 डिब्बा बनाएंगे, 1 2 3 1 4। अब देखिए जब पुनरावृत्ति की अनुमति है, हम अंकों को बदल सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या करेंगे, पहले स्थान पर हम तो 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक। पहले स्थान पर मैं 0 नहीं रख सकता, इसको बदलने के कितने तरीके? 5, ठीक। इसको रखने के कितने तरीके? अब देखिए 5 में से मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। इससे 5 जो 6 संख्या उसमें से मैं 0 नहीं रख सकता हूँ। पहले बात समझिए, 0 नहीं रख सकता हूँ, यानी मैं केवल 5 ही संख्या इसमें से रख सकता हूँ, ठीक। और क्या होगा, 5 में से एक संख्या निकल गई, कितनी संख्या बची? 4 बची है ना। अब कितनी हो जाएंगी? 5। अब इसमें क्या हो जाएगी? 6 तरीके, इसमें 6 तरीके, 5 बचे, देखिए हो जाएगा 5 × 5 × 6 × 6, 5 बचे 25, 6 6 को 36। अब कितने हो जाएंगे? बुरा कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 6 5 30 को 0 3, 6 दूना 12, और 12 3 15, 3 5 15 को 5 कैरी 1, और 3 दूना 6 1 7, यानी 0 5 5 10 को 0 हाथ में ले, 7 1 8 1 9 9। चलिए इसके ऊपर उतारिए, इसको एक बार और लगाते हैं। अरे इसको हम अच्छी तरह से बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। चलिए इसको बना देंगे। रंग की संख्या देखिए 4 डिब्बा है, 1 2 3 4, समझ रहे होगा। देखिए तो 4 अंक की है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 6 संख्या जो मुझको मिला है, मैं उसमें तो पहले स्थान पे 0 ले सकता हूँ, छोटा हो जाएगा, ठीक। तो मैं इस 6 में से मैंने 5 ही संख्या लेकर
उसमें से किसी एक संख्या रख सकता हूँ, यानी इसको 5 संख्या में से किसी एक संख्या को रख सकता हूँ। बचा 0, एक बचा, ठीक। अब अंकों की पुनरावृत्ति है, ठीक, तो 5 और एक 0 बचा था, यानी इसको अब कितने तरीकों से रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ, हो जाएगा 6 तरीकों से, यहाँ पर भी 6 तरीकों से, यहाँ पर भी 6 तरीकों से। तो 5 6 30। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा तरीके 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी हो जाएगा 5 6 30, 6 को 36, यानी हो जाएगा 1080 तरीकों को मैं 180 संख्याओं को मैं इन 6 अंकों की सहायता से बना सकता हूँ 4। पहले क्या किया मैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं थी तो मैं 6 संख्या में से 5 अंक लिया, उसमें से किसी एक संख्या रख दिया, फिर अब बचा कितना, 5 ही बचा, और 5 4 5 बचा, और 5 ही संख्या रख देता हूँ, उसमें से 4, अब 4 में से भी 3 संख्या रख देता हूँ, ठीक। वही मल्टीप्लाई किया, हो गया, ठीक। वैसे ही मैं इसमें किया, 4 अंकों की संख्या थी इसमें, तो पहली संख्या तो मैं हमारे 0 रखते हैं तो 0 हो जाता 3, तो 0 का कोई महत्व नहीं आगे। इसको हम क्या किए हैं कि 0 नहीं रखकर इसमें 6 संख्या में से मैं 5 ही संख्या रखा उसमें, ठीक। 6 संख्या में से मैं 5 ही संख्या रखा हूँ, और एक 0 को हाथ में लिए, मान लीजिए बगल में कर लीजिए, यहीं पे देखिए मैं 0 यहाँ कर लिया। इस 5 अंक में से मैं इस 5 अंक में से किसी एक अंक, इसमें 5 में से किसी एक अंक को रख सकता हूँ, ठीक, कर देता हूँ, और 5 1 6 हो जाएगा, यानी 6 तरीकों से, मान लीजिए अंकों की पुनरावृत्ति है तो 6 तरीकों से, ये भी 6 तरीकों से और ये भी 6 तरीकों से, वही गुणा किए तो सरल से। देखिए तो चलिए इसी बात के साथ हम अपने इस क्लास को इसी पे स्टॉप करते हैं। और अगर वीडियो ना समझ आए तो उसको पीछे 2-3 बार करके उसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए, और हमारा जो बात करें उसको ध्यान से सुनिए, और ऐसे सुनते रहेंगे, ऐसे समझते रहेंगे, तो एक दिन आप भी एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्रमित, जो होता है हमारा क्रमित ट्यूटोरियल है, जो हमारा क्रमगुणित पढ़ेंगे, उस पर क्रमगुणित पर हम अपना लेक्चर लेके आएंगे। तो मिलते हैं, अगर ये हमारा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।